अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पतमाशा न हुआ। बड़ा शोरो गौगा था कि एक आईनी तरमीम आ रही है। हुकूमत को बज़ाहिर पहले मरहले में शिकस्त हो गई है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है और वो MNAs, वो सेनेटर्स जिनको कहा गया था कि वो शहर इक़्तिदार छोड़कर ना जाएं, पार्लियामेंट में एक आईनी तरमीम आ रही है, उनको वापस जाने की इजाज़त मिल गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत अरसे के बाद आपको इस्लामाबाद के करीब कुर्बो जवार में नजर आए, लेकिन अब वो भी लाहौर जा चुके हैं। हुकूमत क्या करना चाहती थी, किस किस्म की आईनी तरमीम और तरामीम लाना चाहती थी, जुडिशल पैकेज की होशरुबा तफसीलात भी अब सामने आ चुकी हैं। इस तमाम मामले पर बात होगी, लेकिन आगाज में मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि इस बिल पैकेज के मामले के ऊपर हुकूमती वुज़रा ने क्या कुछ कहा और फिर सेनेटर फैसल वावडा ने उस पर क्या कुछ तबसरा किया। सुनिए। अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो जुजियात तय होनी है, एक तो ब्रॉडर आउटलाइन है, तो इन पे हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। हमें उसूली तौर पे कोई एतराज नहीं है। ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। कल जो कुछ करना था उसको जमहूरी तरीके से करना था। जमहूरियत में आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तफाक पैदा करना होता है। ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। हर चीज को आज की सियासत के चश्मे से ना देखें। पीटीआई खड़ी है कि अगर जुडिशरी को पावर्स मिल गए तो पीटीआई स्ट्रांग है, अगर पार्लियामेंट को पावर्स मिल गए तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग स्ट्रांग है। ये तो नहीं होता। ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। अभी ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। ये हुकूमत का इख्तियार है कि उसे कौमी असम्बली में लेकर इंट्रोड्यूस करवाए या सेनेट में कराए। इस पे अगर किसी को एतराज़ है तो मैं जवाब दे हूँ। आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। ना अहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं। हुकूमत को जल्दी क्या थी? ये आईनी तरमीम इतनी उतनी उजलत में लाई गई। अप्रैल के महीने से आपको याद होगा कि ये शोर गौगा शुरू हो गया था कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है, लेकिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस इससे बेखबर थे। और फिर हमने देखा कि शहर इक़्तिदार के एक पौश इलाके में मौलाना फजलुर रहमान की इक़्तिदा में एक नमाज अदा की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द वहाँ पर मौजूद था और इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को कामयाबी ये मिली कि हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इस मामले के ऊपर असद कैसर साहब ने क्या कहा, सुनिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को, और उन्होंने बहुत हिकमत के साथ और सोच समझ के साथ जो है ना रोल प्ले कर दिया है। मुझे अफसोस बिलावल भट्टो के ऊपर आ रहा, जो कि जमहूरियत मुंह पे जमहूरियत कर रहा है और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहा है। और ये 56 अमेंडमेंट उसके नॉलेज में भी है और उसके मशावरत में भी है, और इसमें बुनियादी हुकूक जो शहरी हुकूक है उसको मातल करने की भी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज के बाद इस पार्लियामेंट में कम से कम पीपल पार्टी जमहूरियत की बात ना करे। अब आईनी तरामीम के लिए हुकूमत का प्लान बी क्या है और मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। स्टूडियोज में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा हैं। शहबाज खोसा साहब, लीगल एक्सपर्ट, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हसन रजा पाशा साहब जो हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज भट्ट साहब आपसे। भट्ट साहब, आप लोग लाइन बनाकर फैसल वावडा के साथ इजहार यकजहती के लिए आपकी जमात के लोग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा था, और आज आपने उनका तबसरा सुना। वो कहते हैं कि नाअहल और निकम्मों से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो नकवी साहब प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एक अच्छी चीज़ है। जमहूरियत में ये चीज़ें होती हैं, जमहूरियत इसी का नाम है कि जब कोई बिल आए और उस पर अपोजिशन को भी साथ रखा जाए और डिबेट की जाए, तो ये तो एक अच्छी निशानी है ना। ये वो वक्त नहीं है कि जब वो कहा जाता था भाई जितने आपके साथ है ना हुकूमत में कोली पार्टियां, वो उनको कोई और फ़ोन करता था, चलो इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। कम से कम ये तो नहीं है ना। ये बिल आया, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सुने, बिल आया,
अपोजिशन के साथ बात की। मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, उनकी ये ख्वाहिश थी और हुकूमत की भी थी कि अपोजिशन के साथ बैठ के डिस्कस कर लें। आज नहीं तो और 4-5 दिन बाद इसमें जो ऐसी और कई चीज़ें वहाँ ख़त्म हुई। मौलाना साहब ने कहा जी एक्सटेंशन वाली चीज़ ख़त्म करें, और चीज़ें ज़ाहिर उनके सामने आई वो ख़त्म की, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात से वो दूर होंगे, तो बिल आज नहीं तो और 5-7-10 दिन बाद आ जाएगा। अगर नंबर अपोजिशन पूरे को साथ होंगे, लेके चलना जो है वो एक अच्छी बात है, तो फिर फैसल वाबडा क्यों कह रहे हैं कि ये नाअहल और निकम्मों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, ये तो फिर अच्छी बात है। फैसल वाडा साहब ने जो बात की है, फैसल वाडा साहब पहले कहाँ थे, आज कहें, वो अगर वो अपना उनका ज़ाती ख्याल है तो उस पर तो मैं नहीं तबसर करता। वो कोई वैसे वो आईनी तरमीम पे आपके वोटर थे। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप अपने उन्होंने वोटर बात की की दिलाजारी कर रहे हैं। मैं वो पहले क्या कहते होते थे आपको याद है ना, वो तो टेबल पे उन्होंने क्या रखा था। बात यह है कि उनकी बात की तो कोई ऐसी, उनका अपना एक अगर कोई इजहार ख्याल किया है तो वो जवाब दें, वो ऐसी बात उनको मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं फैसल चौधरी साहब के पास जाऊं, आप मुझे जरा क्विकली ये भी बताएं, आपने ये कहा कि इससे पहले तो फोन आते थे और कानून बन जाते थे, तो इस मर्तबा आप लोग कैसे नंबर पूरा कर रहे थे? ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब का कोई आइडिया आपको कि कहाँ हैं, उस्मान अली साहब कहाँ हैं, रियाज फतेहाना कहाँ है, जहूर कुरैशी साहब, देखें, खानेवाल के, साहिवाल के, संबड़ियाल के लोग कहाँ गायब हुए हैं? देखें, अगर तो कोई खुद गायब हो जाए, वैसे अगर कोई गायब होता है पुलिस के पास रिपोर्ट आए, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती, उसकी फैमिली सामने आ जाती, मीडिया पे आती थी कि मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई मुझे नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गायब है, पुलिस को रिपोर्ट कराएं। मैं अपने आप को फिर कहा कि वो दौर नहीं है, ये कम से कम जमहूरी दौर आपको नज़र आ रहा है ना, कि इसमें सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन के साथ मिल के डिबेट करके एक चीज़ पे राजी किया, जो आज़ाद अरकान है, अगर वो वोट देते हैं हुकूमत को, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद, तो नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये चीज़ नहीं है कि हम कुछ ज़बरदस्ती चीज़ लेके आ रहे हैं, जो बिल आया है वो भी सामने है, उसमें जो मौलाना साहब ने पूरे का, अब हमसे टाइम लिया, आता हूँ, मौलाना साहब ने अब नंबर पूरा होने का तो एक मरतबा नहीं, बार बार दावा किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, आजम नज़ीर तारड़ ने, इसहाक डार ने, और सो मच सो के जो इशाइया हुआ प्राइम मिनिस्टर का, उसमें मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आपके कुछ MNAs ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि हमारे पास नंबर तो है नहीं, तो मियाँ साहब ने उनको कहा कि आपको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, अगर हमारे पास नंबर पूरा ना होता तो हम आईनी तरमीम लाते। यहाँ पर नंबर साबित हुआ है कि नहीं। देखिए, एक बात है कि मौलाना साहब जो हमारे साथ आज, जब हम उनको राजी कर रहे थे कि हमारे साथ हैं, इस बिल में हमारा साथ दें, वो ओपनली आपने देखा है कि उनके पास अपोजिशन भी जा रही है, हुकूमत की भी कोशिश है कि वो हमारे साथ आए, अपोजिशन की कोशिश थी कि उनके साथ ना जाइए, ये आपके सामने सब कुछ हुआ ना। अब मौलाना साहब ने टाइम मांग लिया कि मुझे 5-6 दिन और दे, मैं इस पर ज़रा अपनी जमात से, अपोजिशन से कोई डिबेट कर लूँ, उनसे उनके अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर लें, तो इसका मतलब ये है कि जमहूरियत में ऐसा होता है। और मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए कि अगर कोई लेजिस्लेशन असम्बली का काम है ना, उसी ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी, असम्बली करेगी, और अगर इसमें कोई ऐसी चीजें हैं तो उसके लिए बेहतर होगा। मैं आता हूं आपके पास वापस। आपके मुताद्दिद रहनुमा ट्विटर के ऊपर मुबारकबादें देना शुरू हो गए थे, मौलाना के तारीफों के पुल बांध रहे थे, मौलाना जिंदाबाद, जियो मौलाना। मैं अभी भी कह रहा हूँ मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है, आप देखेंगे कि वो एक चले मौलाना कितने ज़ीरक सियासतदान है। फैसल चौधरी साहब, आपकी असेसमेंट में पहले तो मुझे आगाज़ में हमने बिल्कुल जुज़ियात को भी डिस्कस करना है, इस आईनी पैकेज में क्या था आपके असेसमेंट में, अब क्योंकि इस वक्त रिपोर्टेडली बात ये चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी ऑफर्स की गई थी, कोई सिंध से सेनेटर बनाने की मौलाना असद महमूद को, उनके साहबजादे को ये भी ऑफर थी। रिपोर्टेडली ये बात भी चल रही है कि उनके बेटे को MPA बनाकर को बलूचिस्तान हुकूमत भी ऑफ़र की गई थी, और रिपोर्टेडली ये बात भी चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर वाले मामले के ऊपर भी कोई बहुत ही अहम किस्म की एक पेशकश थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आपके ख्याल में सिर्फ सियासी वजूहात से इनकार किया, या ये जुडिशल पैकेज ऐसा है कि जिसकी हिमायत कोई भी नहीं कर सकता था? देखिए, इस तरह स्पेकुलेशंस तो चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में, ऑफर्स का आना या ना देना, ये तो एक नॉर्मल बात होती है। जब अब हुकूमत को ज़रूरत होती है तो वो अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए लोगों को, ज़ाहिर है हुकूमत के पास ये एक लीवरेज होता है कि वो चीज़ें ऑफ़र कर सकें। लेकिन मौलाना साहब का जो यहाँ तक, देखिए आप उनकी सियासत से इख्लाफ तो कर सकते हैं, लेकिन
ये बात पे तो किसी को दो राय नहीं है कि वो एक बड़े सियासी तदब्बर रखने वाले शख्स हैं, ज़ीरक शख्स हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मरहूम अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, इनके वाले साहब ने ये आइन बनाया है। तो मौलाना साहब की जो पिछले कुछ अरसे से हम उनकी पॉलिटिक्स को सुनते हैं या उनके ख्यालात जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी या प्रेस टॉक्स में भी आते हैं, तो वहाँ से ये लगता है कि मौलाना ने कल आइन ने पाकिस्तान को बचाया है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मौलाना फजल रहमान का जो कल का किरदार था वो एक उसको ऐसा किरदार है कि उसको याद रखा जाएगा। अब ये फ्यूचर में जिस किस्म की तजावीज़ आई हैं, जो इसमें ख़तरनाक बात ईसा ये है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो असद कैसर साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लॉ मिनिस्टर साहब ने कल जब जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मौलाना साहब आए पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो वहाँ पे उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि उनके पास भी ये जो मुसवदा है या ड्राफ्ट है ये नहीं था। तो ये फिर ड्राफ्ट कहाँ से आया है, किसने बनाया है? क्योंकि देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो है 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग करनी होती है, और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ, ये 2 डिवीजन्स हैं। आई थिंक दोबारा अगर एक हो चुके हैं, तो ये 2 डिवीजन्स हैं जो कि ये काम करते हैं। तो अगर ड्राफ्ट नहीं था और रात को जो मीडिया के ऊपर वाइडली रिपोर्ट भी हुआ कि लॉ मिनिस्टर साहब ने रात गए ये कहा कि मुझे ड्राफ्ट मिला है, लेकिन फिर जो एजाजुल हक साहब भी मैंने सुना उनको और दूसरे जो सियासी ज़ोमा हैं उन्होंने ये कहा कि ड्राफ्ट नहीं था। और आज ये भी कहा जाता है कि जब ये ड्राफ्ट नहीं था, उनके पास ये तजावीज़ भी नहीं थी, तो फिर 2 दिन ये सारा मेला लगाना और इसके बाद सारा जो एक सनसनी खेज इसका हुआ है। आइन में तरमीम करने की गुंजाइश हमेशा होती है। देखिए आइन और कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और ज़ाहिर है पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो इसमें लेजिस्लेशन करे, लेकिन जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है वो बहुत ही काबिल एतराज़ बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आइनी अदालत बनानी है या आपको पेंडेंसी का मुकदमात की पेंडेंसी का मामला है, तो उसको फिर बगौर देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स हैं बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, वकला और जुडिशरी, पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन है, यहाँ पे हुकूमत और अदलिया बैठ के मुख्तलिफ बात करती है, और इसी तरह से वकला की जो तंजीमें हैं, अगर ये ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया जाता पहले और फिर उनकी एक राय तलब की जाती, क्योंकि पेंडेंसी का अगर मामला संजीदगी से उसको हल करना है तो फिर सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। 98% लिटिगेशन जो है वहाँ पे होती है और लिटिगेंट्स वहाँ पे सफ़र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जो 20-22 हज़ार 24 हज़ार हर साल डिस्पोजल होता है उसके ऊपर बात कम की जाती है। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतना बर्डन नहीं है, ज़्यादा बर्डन है सबसे नीचे जो टियर है वहाँ पे अगर, और हाई कोर्ट लेवल के ऊपर अगर एड्रेस करना है इशू को तो वहाँ पे करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी हक, तो क्या इस आईनी तरमीम में यही चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं? नहीं, आईनी तरमीम में जो चीज़ें आई हैं या जो बाद में मुसवदा इस वक्त मीडिया पे शेयर हुआ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आके कहा कि जी हमने मुसवदा मौलाना साहब के पास है, फिर गफूर हैदरी साहब आए, उन्होंने उसको डिनाई किया, फिर पता ये लगा कि ड्राफ्ट था नहीं। सो हवा में सारी बात की जा रही थी। सो ये जो एक सीरियसनेस है टुवर्ड्स लेजिस्लेशन और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, दैट वाज एब्सेंट, एंड आई थिंक द होमवर्क वाज नॉट डन प्रॉपर्ली। कौन सी तरमीम करनी है, कौन सी नहीं करनी है, देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आपने बात की, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, तो देखिए 18वीं तरमीम हुई थी तो जो COD था वो 2007 में हुआ था, तो 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं बनी आपने, तो तब क्यों नहीं बनाई? अब डाउन द रोड 2024 में ये जरूरत क्यों पे है और इसकी जरूरत क्या है वो भी देखा जाए। और एक जो तासुर है, जो हमारा बड़ा एक तासुर है कि ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं ये एक शख्सियत को मद्देनजर रख के पर्सनल स्पेसिफिक। सही। शहबाज खोसा साहब, 2 बातें। एक तो आप मुझे पहले अपना रद्द अमल बताइए, आपने वो जो रिपोर्टेडली अब सर्कुलेट हो रहा है मुसवदा आपने देख लिया होगा, आपने उसको पढ़ लिया होगा, आपने उसको समझ लिया होगा, एक तो अपना उस पर रद्द अमल दें। दूसरा, इस तमाम प्रोसेस के दौरान हमने देखा कि जो नामवर वकला रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये बातें आना शुरू हो चुकी थी। मुनीर मलिक साहब का आपने बयान देखा होगा,
कि वो ये कह रहे हैं कि 26 तारीख से मेरे चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह होंगे, फैसल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट, फैसल फरीद साहब का स्टेटमेंट, उसके बाद एक वकला रहनुमा इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। क्या हुकूमत जो अब इसमें नाकाम हो गई है पास करवाने में, तो वकला तहरीक नहीं चलेगी, या फिर हुकूमत ने जो इंटेंट साबित कर दी है, सामने शो कर दिया है कि वो जेरे दाम लाना चाहते हैं पाकिस्तान में अदलिया को, अदालतों को, जजों को, तो ये रीजन इनफ है कि वकला इसके ऊपर कोई तहरीक चलाएंगे? देखिए, मुझे लेने का शुक्रिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जी बड़ी क्लियरली एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और वो है सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इस पे ना सिर्फ आपका प्रीएम्बल बहुत क्लियरली इसको कहता है, मैं अल्फाज रिपीट कर देता हूं, वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड। Yes. और आप आर्टिकल 175(3) पे चले जाएं तो वो भी, the judiciary shall be separated progressively from the executive within 14 years from the commencement day। वो 14 साल गुजरे हुए, कई साल गुजर चुके हुए हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये आपने देखा होगा कि 18वीं तरमीम के बाद 21वीं तरमीम भी आई, उसमें ये जुडिशरी के मामलात से एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामलात से जुडिशरी को निकाल दिया गया है। सिर्फ कुछ ज़ेली अदालतें हैं जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जिनमें सरकार की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिस तरह कस्टम एम्बेलेड ट्रिब्यूनल वगैरह, जो कि जुडिशरी के अंदर फॉल करते हैं, मगर अपॉइंटमेंट्स इस तरफ से आती हैं, वो भी आज तक तनकीद का शिकार हैं। आप क्या ये नहीं जानते कि इस सरकार ने, जो कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है, जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है वो क्या की है? इन्होंने ये 63A जो डिफेक्शन क्लॉज है, ये नवाज शरीफ साहब और 14वीं तरमीम के थ्रू 1997 में लेके आए कि डिफेक्शन ना हो सके, और इसको उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कि ऑपोजिशन में थी, उन्होंने सपोर्ट किया। आज ये उसको अंडू करना चाहते हैं। ये वही सरकार है जिसने ये IPPs के मुआहदे किए हैं, और आप देख लेंगे पाकिस्तान की पावर सेक्टर का क्या हाल है। पाकिस्तान की हर चीज की तबाही की जो बेसिस हैं वो इस सरकार और इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है। और जिस तरह से ये इलेक्शन में जीत के आते हैं, वो भी आपने देख लिया कि इन्होंने पाकिस्तान के हर इदारे को अपने बाप की जागीर समझकर उसको अपने ताबे करने की कोशिश की है। आप अगर ये अमेंडमेंट का ड्राफ्ट देखें तो ये उठा के कागज का टुकड़ा है, और ये उसको किसी भी आजाद अदलिया, क्या किसी मुअज़्ज़ब माशरे में जाकर उनको दिखाएं तो ये आपके मुंह पे मारेंगे वो, कि क्या यहाँ पर इस किस्म की होगी कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक बनाकर सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट बना देंगे, जिसको आपके सदर साहब मजे से अपनी मर्जी से उसको रख लेंगे, जो चीफ जस्टिस उसको बनाना चाहे। ये सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिख देते कि काजी फायदीसा को हम अगला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठेगी उसके ऊपर बिठाना चाहते हैं? ये क्यों नहीं लिख देते कि हम आइन और कानून को अपने नीचे करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान में बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए ये कानून साजी करें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मलूज़े खातिर लाते हुए ये कानून साजी करें, तो हम इनके साथ एग्री करें। ये जो रात की तारीकी में किसी बार एसोसिएशन से नहीं पूछा गया, मेरी सब सदूर से बात हुई है, किसी सदर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यहाँ पर पूरी हर जिले में, हर सूबे में बार काउंसिल्स बैठी हुई हैं, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बैठी हुई हैं, ये किसी को लिया नहीं गया, तो ये किसके लिए कानून साजी कर रहे हैं? तो खोसा साहब क्या कोई जवाज जो है किसी वकला तहरीक का, मुमकिन वकला तहरीक का खत्म हो गया है क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, या दिस इज रीजन इनफ? हमने 19 तारीख को ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन लाहौर में कॉल कर दिया हुआ है। इस पर सब वक्त वकला और मुअज़्ज़िब वकला अपनी राय दे चुके हुए हैं। ये बिल्कुल एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश की गई है, जहां पे जुडिशरी को इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे डायरेक्ट अटैक किया है। हम ऐसी किसी हरकत को सपोर्ट किसी भी कीमत पे कोई बार और कोई वकील नहीं करेगा। और अगर ऐसी कोशिश जारी रखी जाएगी मुल्क और कौम के नाम पर और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के नाम पर, तो भी हम इसको नहीं मानते, हम उठा के इनके मुंह पे मारेंगे। अदलिया एक खुद मुख्तार इदारा है, अदलिया एक इंडिपेंडेंट इदारा है, यहां पर आम इंसान के केसेस चलते हैं। खुदारा इसको अपनी ये ख्वाहिशात का ताबे ना करें। जस्ट बिकॉज आप एक बंदे को ऊपर ले जाना चाहते हैं ताकि आपकी हुकूमत को तवालत मिले,
इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद ना करें और इस तरह के खेल खेलने की बिल्कुल कोशिश ना करें जिससे इस मुल्क की जो रही सही चीजें हैं वो उनके भी मलियामेट हो जाए। तो ये बिल्कुल एक घिनौना खेल है, इसकी हर सूरत में हम मदम्मत करेंगे, हमें जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे हम। बल्कि शायद उन वकीलों ने जिन्होंने इसमें मुआवनत दी है और ये ड्राफ्ट बनवाने में भी मुआवनत दी है उनकी शायद मेंबरशिप भी कैंसिल करें। हम शायद ये सियासतदान जो कि जब मुश्किल में होते हैं और हम इनके साथ खड़े होते हैं, हम शायद इनके केसेस भी आइंदा से ना लें। हम हर किस्म की ऐसी चीज पर गौर करेंगे जिससे इनको बाज करें कि ये इस तरफ हमारी तरफ कम अज कम ना देखें। और अगर हमारे कोई मसले इन्होंने हल करने हैं, ये हमारे साथ बैठे। हमारी बार काउंसिल्स मौजूद है, हमारी बार एसोसिएशन मौजूद है। अगर कोई पेंडेंसी के मसाइल हैं हमारे से डिस्कस करें, हम इनको तरीका बताएंगे, उस तरीके पे लेजिस्लेशन करें। ये नहीं कि रात की तारीकी पे किसी मेंबर ऑफ असेंबली को पता भी नहीं है, किसी जो इनके कोalition पार्टनर्स हैं उनको पता भी नहीं है और एंड में ये ड्राफ्ट नाकामी के बाद उठा के दे देते हैं और कहते हैं जी अभी हमने तो पेश करना है और ये करना है वो। सही। ये की बेसिस पर किसी भी लेजिस्लेशन को हम कबूल नहीं करेंगे। सही। अच्छा, शहबाज खोसे साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक है और ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नासिर भट्ट साहब, जब हम पार्लियामेंट जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर एक म्यूजियम मौजूद है जहां पर कुछ एफिजीज, कुछ पुतले मौजूद हैं, इंसानी मुजस्समे मौजूद हैं। जुल्फकार अली भुट्टो बैठे हुए नजर आते हैं, शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती महमूद, हफीज पीरजादा और बड़े स्टॉलवर्ड्स पार्लियामेंटेरियंस। और वहां पर लिखा हुआ है कि ये आइन बना रहे हैं मुल्क का 1973 का। तो वो म्यूजियम जो है उसमें जब ये 26वीं आइनी तरमीम का हम तस्करा करेंगे तो हम उसमें क्या तस्वीर लगाएंगे या क्या पुतले लगाएंगे, ये कहाँ बैठकर किसने बनाई, कौन से पार्लियामेंटेरियंस थे जो सर जोड़कर बैठे हुए में नजर आ रहे हों। तो हम उस म्यूजियम में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लगाएंगे कि ये अशखास हैं जो ये तरमीम बना रहे हैं। देखिए बात सुने, उस वक्त भी कानून जब बना था 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो कानून, तो सब सियासी जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने एक फैसला किया था। तो आप इस चीज़ पे तो आपको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस हुकूमत ने, आप जो कल आपने देखा कि उसमें जब मौलाना साहब और मेरा ख्याल है को 12 साढ़े 12 तक वो कमेटी बैठी रही जिसमें PTI के नुमाइंदे भी थे, लीडरान थे, मौलाना साहब भी थे। तो नंबर पूरा ना होने पर शुरू हुआ ना प्रोसेस। नहीं देखे ना, आपने तो अप्रैल देखे के आप में ये कह रहे थे पहली मेरे मर्तबा भाई आई थी कि जी उनको पता कुछ नहीं था। तो मौलाना साहब ने कहा जी ये एक्सटेंशन वाली बात खत्म कर दें। तो इसका मतलब मौलाना साहब के सामने वो मुसवदा पड़ा हुआ था तो उन्होंने उसमें ये बात की ना, और चीजें भी उन्होंने कही। अगर कल तरमीम पेश हो जाती, जुडिशियल पैकेज पेश हो जाता, क्या आप उसके हक में वोट देते? देखें क्या आप उसके हक में वोट देते? मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि हमने एक बात की थी कि जो मुसवदा तैयार हो रहा है वो असेंबली में पेश किया जाएगा। सर, अगर कल ये ड्राफ्ट ले हो जाता और इस पर वोटिंग होती, क्या आप उसके हक में वोट देते? देखिए ना, बिल्कुल अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता, अपोजिशन भी बैठी हुई थी, मौलाना साहब ने हमें कहा था कि ये हमारा वो साथ देंगे। लेकिन जब वो उसके हक में वोट देते या आप हुकूमत की लाई हुई तरमीम के हक में आप वोट देते? बिल्कुल देते वोट। आप वोट देते तो क्या हुकूमत के अशखास ने अहम तरीन आपको बताया था बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस, बहैसियत लेजिस्लेटर कि हम ये आईनी तब्दीली लाना चाह रहे हैं इस मुल्क में? आपने सुना नहीं वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की कि जो चीज आपने जो पूरा ये मुसवदा तैयार हुआ, आपने उसके फेवर में वोट देना था। क्या आपको हुकूमत ने, आपकी अपनी हुकूमत ने आपको बताया था कि मैं आपसे इस पे वोट ले रहा हूं? नहीं, देखिए मुसवदा जब आया असेंबली में पेश हुआ, हमें भी पता था कि ये क्या चीजें आ रही हैं। बाकी आज जब मौलाना साहब के पास ये पहले आर्टिकल 8 में क्या, मैं आपको बात बताऊं, देखिए क्या आपको हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने बताया कि आर्टिकल 8 में हम ये तब्दीली लाए? देखिए हमें ये PM साहब ने, आपको पता है 2 दफा वहां बुलाया, ये बात हुई कि इस तरह एक आईनी तरमीम आएगी, इसमें ये चीजें होंगी। हम वहां बैठे थे, हमने सुना और जाहिर है उन्होंने क्या बताया, देखे ना कि मुझे आप बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अगर वो बिजली के भी फैसले वो करेंगे, खंबे लगाने के भी फैसले वो करेंगे। वो मरियम साहबा ने मोटर बाइक दिए कि स्टूडेंट को देने जा रहे हैं, तो कोई चला गया, उसने जज साहब ने कहा जी मोटर बाइक ना दे, ये लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो ये ना दिए जाए। मुराद ये है कि
अदलिया को अपना काम करना चाहिए, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। कानून असेंबली बनाती है। सर आपको मैं तो इस बात से कंसर्न ही नहीं हूं। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें मेरे इत्मीनान के लिए, लोगों के इत्मीनान के लिए ये काफी होगा कि क्या सेनेटर नासिर भट्ट साहब जिन्होंने इस तरमीम के हक में अगर कल पेश हो जाती वोट देना था, क्या उनको उनकी हुकूमत ने यह बताया था कि मुल्क के आइन में ये बुनियादी तब्दीलियां की जा रही हैं? क्या आपको मालूम था? मैंने आपको बताया कि 2 दफा हमें बुलाया, सब MNA सेनेटर्स को हमें एतमाद में लिया, हमें आर्टिकल 17 में किस तब्दीली का मैं बताऊं आपको? उन्होंने हमें बताया कि ये जो एक आईनी तरमीम आ रही है, इसके लिए ये जो मुसवदा तैयार हो गया उसकी बातें हमें उन्होंने चंद बताई कि इस तरह हो रहा है। बाकी कोई एक बात जब आप, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या दीगर जमातें, सब लोग ला इल्म थे कि एग्जैक्टली क्या तब्दीली। क्या आपको यह मालूम था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा? एक बात याद रखें, जब जमात एक जमहूरी जमात होती है ना, सियासी जमात का लीडर जो होता है, वो जब अपने लोगों को एतमाद में एक फैसला करता है तो फिर इसको सब लोग ये कहते हैं कि जो आपने करना है, बेहतर करना है, वो ज़ाहिर है हमारा लीडर कौम के लिए, अवाम के लिए बेहतर कर रहा था। और जब मैं वकील नहीं हूं, हम जब अपने घरों में खाना बनाते हैं तो हम ये एहतियात रखते हैं कि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो नमक कम कर दें, कोई मैदे का पेशेंट है तो मिर्च मसाला कम कर दें। आप मुल्क का आइन बना रहे हैं, घर के खाने से ज्यादा एहतियात कर लीजिए उसके लिए। देखिए आपके लेजिस्लेटर्स को अगर यही नहीं बताया गया कि क्या तब्दीली, बताया गया। एक बात है कि एक चीज को मैं नहीं समझता, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक वकील जो है वो भी हमारी जमात का ही है ना, लीडर ने उसको इजाजत दी है। और वो जब जो सारा कुछ, वो तो खुद कह रहे हैं मुझे मुसव्वदा मिला है। नहीं, कौन कह रहा है अभी मुसव्वदा? तारड़ साहब ने एक बात कही, कल तारड़ साहब का वाइडली रिपोर्ट हो गया हुआ। मुझे एक बात बताएं, फिर मौलाना साहब ने एक बात की, सर मैं बताऊं कि आप जी इसकी जो एक्सटेंशन है ये खत्म कर दें। उन्होंने कहा अच्छा जी खत्म करते हैं, बैठे 3 बैठक, तो आप मुझे बताएं, कोई भी किसी की भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। तो ये मौलाना साहब को कैसे पता चला? मुसव्वदा उनके सामने था तो पता चला ना। उनके लोगों ने कहा कि हमें मुसव्वदा नहीं मिला। फैसल चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ? हमने खबरें सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमायत कर दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो भी चाहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। अब मैं जब आर्टिकल 17 देखता हूं, 14 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी आपको, तारड़ साहब ने कहा था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि वो एक रेफरेंस बनाएगी वफाकी काबीना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी, उस पर फैसला करेंगे। आपने जिस कोर्ट से एग्री किया है वो जो अब रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार हुकूमत के पास है। तो आप लोगों ने किस तरीके से इस पर एग्री कर लिया? मेरा ख्याल आपकी तो गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कभी कोई हमायत नहीं की, ना उस पर एग्री किया है। अच्छा, ये रिपोर्ट हो रहा था भाई? ये रिपोर्ट गलत हो रहा था और इस पे जो अपना ट्वीट्स आई उमर अयूब साहब की और बाकी रहनुमाओं की भी, और ये हमारी जो लीगल कमेटी में भी ये सवाल उठा था, तो उस पर कैटेगोरिकली इसको मैं डिनाई कर रहा हूँ आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि किसी किस्म की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है पीटीआई ने उसके साथ नहीं किया है। पीटीआई का बुनियादी तौर पे जो स्टांस है, जो लीगल स्टांस भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस भी है, वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है और जो इलेक्शन है वो ये जीते नहीं है। और इलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिगेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ा है, जिसमें रेफरेंसेस भी फाइल किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक इलेक्शन का फ्रॉड हुआ है और जो फ्रॉड इलेक्शन है इसको काजी फाइज साहब जो है इलेक्शन कमीशन के तवसत से उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। लिहाजा जो काजी साहब का आप देखिए कल जो इन बातों को तो छोड़ दीजिए, जो काजी साहब के अपने वकला हैं फैसल सिद्दीकी साहब और मुनीर मलिक साहब, जो कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन्होंने और दूसरे लोगों ने कल काजी साहब को ये कहा है कि वो स्टेप डाउन करें और अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए अपनी ज़ात को फोकस करके आज जो इदारा जाती तबाही है वो ना होने दें, जिसका जो एहतमाल है। इट्स हाई टाइम के जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, जैसे काजी साहब का तो खैर 80-88 दिन पहले हो गया था। देखिए ये फैसला मेरी नज़र में तो ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है, लेकिन जो इस वक्त क्योस है, मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी विक्टिम जो मौजूदा हुकूमत है
और वो शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि जो इस वक्त सारी हर्जा सराई है, फिंगर पॉइंटिंग है, वो इनके ऊपर हो रही है। और ये बेहतर है, देखिए अदालतों से लड़ना जो है वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता, खासकर पॉलिटिशियंस के लिए। अदालतों के फैसले बाज़े पसंद आते हैं, बाज़े नहीं पसंद आते, लेकिन यही तो वो जजेस थे, ये अदालत थी जिन्होंने कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग का फैसला दिया था, जो कि स्क्वेयरली जिसके बेनिफिशियरी PML नून थी और PDM गवर्नमेंट थी। तो इशू ये होता है कि अगर आप जजमेंट टू जजमेंट, ऑर्डर टू ऑर्डर कोर्ट को देखना शुरू करेंगे तो फिर तो मामला नहीं चलेगा। देखिए ज़ाहिर है मेरी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुकूमतों को पसंद नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये रोल है अदालत का कि वो जब ताकतवर को रोकेगी और अगर वो गलत कर रहे होंगे तो उसमें जो है अपना जो है अदालत इंसर्ट करेगी। ये बात ठीक है कि हमारी अदालतों ने बहुत ज़्यादा पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर किया है, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे आप रेकोडेक का मामला है, उसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिन जज साहब ने की मामला था, LNG वाला बहुत सारे मामला थे। बात यह है कि वो उसको, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आपको कोई डिसीजन पसंद नहीं आएगा तो आप इदारे के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, इदारे को आप ख़त्म कर देंगे। देखिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो क्राइसिस है। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस वक्त उनको जो क्राइसिस है, पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका सोल्यूशन होगा। देखिए किसी और के कंधों के ऊपर बंदूक रख के चलाना आसान होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबल वो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनको ये जवाब भी करनी पड़ेगी। देखिए एक जो हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है राइट फ्रॉम पंजाब और KP के इलेक्शनों से, ये ब्रीच ऑन गोइंग है। पहले बंदयाल साहब की कोर्ट थी, उसकी फैसले नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ एक यलगार की गई, जलसे किए गए, बंदयाल साहब ने कमज़ोरी दिखाई, जिसका खमियाजा जो है वो आज की सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस वक्त भी इदारे को जो है मलहूज नहीं रखा। सो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, देखिए इदारों की लड़ाई जो है उसमें इस सफ़र तो आवाम कर रही है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल आदम इस्तेहकाम है, उसके ऊपर आपने एक आइनी बहरान खड़ा कर दिया है, तो इसका नुकसान कहाँ होगा? बहरान है, बहरान दर बहरान है। और उसको हल करने के लिए अब मियां नवाज शरीफ साहब है, उनसे एक्सपेक्टेशन तो होती है। मुझे वो पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे सीनियर सियासतदान है, उनका एक पॉलिटिकल विजन है उनको। और जब मतलब ये जो सारे आईनी तरमीम के लिए वोट डालने भी आ गए थे और सुना था कि वो मौलाना को मनाने भी जा रहे हैं। बात यह है कि अब देखिए इन सब की मौजूदगी में तो कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आ रहा ना जो कि ये क्राइसिस को रिजॉल्व करे। सही, ठीक है। अब किसी ने रिजॉल्व भी करना, आखिर पाकिस्तान के मामलात है, पाकिस्तान कोई एक पार्टी का, एक शख्स का, एक लीडर का या किसी धड़े का तो है नहीं, सबका है। पाकिस्तान रहेगा तो सियासत भी होगी, आर्मी भी होगी, अदालत भी होगी, पार्लियामेंट भी होगी। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, इसके नताइज अच्छे नहीं। सही। शहबाज खोसे साहब, एक तो मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में फिर वो पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर म्यूजियम में हमें क्या लगाना चाहिए? नंबर कैसे पूरे हो रहे थे, उसके लिए क्या तस्वीर होंगी? और आइन बनाने वाले जो हैं उनकी क्या तस्वीर या मुजस्समे लगाए जाएंगे? दूसरा, भट्ट साहब तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। आपने कहा कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, मशावरत नहीं हुई। भट्ट साहब कह रहे हैं कि यही आईनी जमहूरी तरीका था और हम एक जमहूरी जमात हैं और तमाम प्रोसेस फॉलो हो रहा था, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जा रहा था। डू यू एग्री? ये पाकिस्तान की ये जो आप म्यूजियम की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 सालों में अरबों रुपए की चोरियों को किस तरह कवर अप किया, ये एक शर्मनाक दौर है। और इसमें अदालतों का क्या रोल रहा, काजी फायद ईसा साहब के नीचे, ये भी एक शर्मनाक और दागनाक टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों में इलेक्शन हुआ, किस तरीके से उस इलेक्शन की तहस नहस फेरी गई, ये एक शर्मनाक दौर है। ये एक ऐसा दौर है कि जहां पर आप एक गरीब आदमी से पूछें तो उसकी तनख्वाह से ज्यादा उसका बिजली का बिल है और उसकी इनको परवाह नहीं है, उसके लिए कोई कानून साजी नहीं की जा रही। ये एक ऐसा दौर है जहां डॉलर 300 रुपए को टच कर रहा है, यहां पर कोई कानून साजी नहीं की जा रही, कोई इमरजेंसी काम नहीं किए जा रहे। यहां पर कहा गया कि सरकारी इदारों को जो कि नुकसान कर रहे हैं उनको ये बेचेंगे, उनको बेचने की जल्दी इनको नहीं है। इनको जल्दी नहीं है कि ये कैसे अखराजात कम करें, मिनिस्ट्रियों को जम करें।
उनकी इनको जल्दी नहीं है। सिर्फ अपने घिरते हुए और डूबते हुए इक्तदार को तवालत देने के लिए ये रात गए बगैर किसी को बताए, लेजिस्लेटर्स को बताए, ये लेजिस्लेशन करने की कोशिश करते हैं जिनका इनको खुद नहीं पता। भट्ट साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर भट्ट साहब ये भी बता दें कि इसमें कितनी तरह थी तो मैं सर झुका लूंगा। ये एक शर्मनाक अटेम्प्ट की गई है, ये वकला को और अदालतों को रिलेटेड है। इसमें वकील और अदालत जो है नेसेसरी थे कि उनसे कंसल्टेशन की जाती, बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से इनको इनपुट मांगनी चाहिए थी। हमारा एक इदारा है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है, जिसका सरबराह सीनियरिटी की बेस पर बगैर किसी लड़ाई के ऑटोमेटिकली लग जाता है। आपको आज पता है कि आज से 10 साल बाद चीफ जस्टिस कौन होगा। ये बाकी इदारों की तरह नहीं है जहां पर नीचे जूनियर अफसरान को अब जाके आप प्रमोट करके अपनी मर्जी से लगा देते हो एक इदारे का चीफ, और वो फिर मुल्क की ऐसी की तैसी फेर देता है। अल्लाह का वास्ता है कोई होश के नाखून करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपना दिफा करना जानते हैं, हम सड़कों पर भी आकर दिफा करेंगे, हम अदालतों में भी जाकर दिफा करेंगे, मगर हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये ऐसी अमेंडमेंट्स का पास होना ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान पर आकर कब्जा कर ले। ये अदलिया इंडिपेंडेंट है, अदलिया जो है इसकी आजादी हमने वकीलों ने खून देकर ली हुई है। यहां पर कराची में भी वकीलों का खून बहा, आप जानते हैं। यहां रावलपिंडी में भी वकीलों का खून बहा, आप जानते हैं। क्वेटा की बार वकला के और शहीद वकला के खूनों और उनकी तस्वीरों से भरी हुई है। ये आजादी हमने गरीब इंसान के लिए ली, इससे हमें कोई फायदा नहीं है। हम जब जजेस के आगे पेश होते हैं, जजेस हमारे केसेस खारिज करते हैं, हमें उनसे 100 शिकायतें होती हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी गर्दनें काटने को पहुंच जाएं। हम सर झुकाते हैं। अगर अदालतों के फैसले आपको पसंद नहीं है, आप सर झुकाएं और अपने आप को बदलें और अपने आप को कानून के नीचे लाने की कोशिश करें। यहां पार्लियामेंट सुप्रीम बिल्कुल है। आपको भी अपनी अदाओं पर देखना चाहिए कि आपके महलात बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं और ये कौम धसती जा रही है। ये कौम गुर्बत की सतह में धसती जा रही है। कौम के मसले हल करें, अपने महल बढ़ाने के तरीके ना ढूंढें। इसलिए चाहेंगे कि ये आप इसको दोबारा पेश करने की कोशिश ना करें। अगर आप इसी हरकत पे रहेंगे तो वकील जरूर बाहर निकलेंगे और वकीलों के साथ सिविल सोसाइटी भी सही। अच्छा खोसा साहब, मुझे ब्रेक पे आपकी बात बड़ी अच्छी है। आप ये भी बता देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उनको बहाल किसने किया था? कौन निकला था बाहर सड़कों पे? आप बता दें। अगर मुझे इजाजत दें नहीं, मैं बताऊं ना, मैंने ये भी कभी देखा कि अदालतों में वकील जजेस को मार रहे हैं। आप अपने भी जरा देख लें, उनको भी ठीक कर लें। और बाकी बात यह है कि जो आजम नजीर तार साहब हैं वो भी वकील हैं। अगर वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं और कोई मुसवदा तैयार कर रहे हैं तो वो वकील हैं, उनको भी पता है। बात यह है कि कोई भी चीज अब ये तो नहीं हो सकता ना, चौधरी अपना साकब निसार क्या करके गया है। आपने बंदयाल साहब की बात की, अब उन्होंने पंजाब असेंबली के साथ क्या अशर किया? बने हुए एक वज़ीर आला को उठा के दूसरे को बिठा दिया। तो जरा अपने गरमान में भी चेक करें कि अदालतों को भी अगर हर काम में अदालतें ही शामिल होगी तो फिर हम सब घर बैठ जाते हैं, वही सारा कुछ करें। खोसा साहब, मैं आपका जवाब भी लेता हूं और भट्ट साहब से भी ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भट्ट साहब, अब अभी शहबाज खोसा साहब ने कहा, एक तो अगर आप बता दें कि आईनी तरमीम टोटल कितनी आ रही हैं तो वो अपना इतराज वापस ले लेंगे। दूसरा मेरा सवाल सुन लें। जब भी कोई आइन साजी की जाती है, कानून बनाया जाता है, उसके पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक होती है। हमने जो 65 से 68 किया है, मुद्दत मुलाजमत आप बढ़ाना चाहते हैं, 3-3 साल एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। चाइना में हमने देखा कि ये हुआ है। उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये है कि उनके यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। वो दुनिया की सबसे बूढ़ी पॉपुलेशन है, एज कर रहे हैं लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद 30-30 साल जो है वो जिंदा रहते हैं। हमारा क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग हेल्दी हो गए हैं, माओ ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिए हैं, यंगस्टर खत्म हो गए हैं। आप लोग जो लोग सिस्टम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप कहते हैं 3-3 साल ये कंटिन्यू करें तो जो नीचे से लोग हैं उनको रिक्रूट करेगा। क्या है चाइना के वसाइल? मुझे एक बात बताएं, जो चाइना की तो वजह समझ आती है, उनके पास तो यंग पॉपुलेशन नहीं है। बढ़ाए गए हैं तो ये सब के लिए है, किसी एक के लिए तो नहीं है। तो आप हक तलफी क्यों कर रहे हैं आज के नौजवान? किस हक तलफी क्यों है? ऊपर से कोई बंदा रिटायर होगा, नीचे से लोग प्रमोट होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस लोग हैं,
अगर वो 65 से 68 साल किया गया तो वो सब के लिए किया गया, किसी एक के लिए तो नहीं किया गया। तो फिर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हमें देखे ना चाहिए इस चीज तो इफ्तिखार चौधरी साहब को बुला के हम चीफ जस्टिस लगा देखे ना चीफ, अब मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि आपको इस चीज पे क्या एतराज है कि उम्र 65 से 68 कर दी गई है, नीचे 60 से 63 कर दी गई है। मुझे क्या एतराज है, मैं आपसे रीजनिंग देखे ना, आपको तजुर्बेकार लोगों से ज्यादा फायदा होता है ना। रीजनिंग पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं रीजन बता रहा हूं आपको। उस रीजन पे तो मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूं कि फिर आप इफ्तिखार चौधरी को बुला लें, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा सीनियर है, उनसे सीनियर है। देखे ना बात ये है, मुझे आप बताएं, जब वो 3 साल पढ़ी है तो वो सब के लिए पढ़ी है, किसी एक के लिए पढ़ी, मुझे आप ये बता दें। उसमें आज के यंगस्टर्स का इस्तेहसाल होगा ना। नहीं, देखें यंगस्टर जब आएंगे वो भी 3 साल आगे जाएंगे। सर आप ऊपर से लोगों को रिटायर करेंगे तो आज आप लोगों को रोजगार कैसे देंगे? इसमें क्या गलत काम है? देखे ना, ये किसी एक के लिए तो बन नहीं रहा सर। यही तो मेरा सवाल है कि आज अगर जो बच्चा ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से निकल रहा है उसके पास गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी जब आप मौजूदा तमाम के तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, अदलिया, तमाम के तमाम लोगों को 3-3 साल बढ़ा देंगे। अगले 3 साल आप आधे लोग हायर करेंगे जितने आप अभी हायर करते हैं। आप कैसे कर रहे हैं? फिर अगर वो जो 3 साल आएंगे तो वो ये जो नीचे यंगस्टर आएंगे उनके भी आगे 3 साल बढ़ जाएंगे ना। ये कंटिन्यू होगा, किसी एक के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं इसमें क्या गलत बात है कि आप उसकी, इसमें गलत बात यह है कि हमारे यहाँ सर देखें, ये जो कल्चर है फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान में, आप लोग 20% लोग भर्ती कर लेते हैं जिनको नॉन करियर डिप्लोमेट्स कहा जाता है। एक डिप्लोमेट रिटायर होता है, वो 6 टेन्योर्स काट लेता है, जान नहीं छोड़ता। जो करियर अफसरान हैं जिनकी जॉब चल रही होती है उनको पोस्टिंग नहीं मिलती। आप हमें बता दें कि आप अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, चाइना में, इंडिया में, मैं आपको चाइना ने तो भी कर दिया ना, उन्होंने भी 3 साल बढ़ा दिए। सर दर्जनों एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पर हमारे साबिक सफारतकारों को आप लोगों ने लिंगर ऑन किया है। शाहिद मलिक साहब को आपने 6 साल एक्स्ट्रा रखा, उनको मुझे ये बात बताएं, लेजिस्लेशन कौन करेगा? असेंबली में की जाएगी ना, उसी का राइट है ना। ये राइट आप उससे ले नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट तो जो लेजिस्लेशन, जो कानून बनता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको वो तशरीह कर सकता है। आप मुझे बताएं ये क्या हुआ अभी इसको मखसूस नशिस्तों पे? आइन कहता है कि आपने 3 दिन में आजाद बंदे ने किसी जमात में जाना है। सही। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो लोग उसमें चले गए हैं सुन्नी ताद में, हम ऑर्डर कर रहे हैं आप इसको छोड़ें, 15 दिन आपको दे रहे हैं, आप दूसरी जमात में जाएं। ये किधर लिखा है? वो मुझे बताइए, ये कौन सा कानून है? फैसला मैंने पढ़ा है, वो ऐसे नहीं कहा। कैसे? अब आप बता दें मुझे। फैसले में ये कहा गया कि 15 दिन में एफिडेविट दें कि आपने किस सियासी जमात से इलेक्शन लड़ा। ये क्यों है? वैसे तो एक चीज, जो सुन्नी ताद में चले गए तो वो सुन्नी ताद के हो गए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी के, देखिए कानून जो कहता है कि कई लोग जो है देखना 62-63 में उन्होंने कहा जी आपने फलां चीज गलत की, आपको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट पे बहस करने, वरना मैं बिल्कुल पूरे मुझे एक छोटी सी बात बता दें, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर आजाद आदमी ने किसी भी जमात में वो चला। यही मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये नहीं कहा गया कि जो 3 दिन में फैसला करना था वो 15 दिन में किया जाए। वो एफिडेविट की बात है, सियासी जमात जो ज्वाइन करने की बात नहीं है। फिर उस एफिडेविट की वेरिफिकेशन जो है, जो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन है, वो कंसर्न्ड पार्टी से होगी, कंसर्न्ड पार्टी उसको ओके करेगी तो 7 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मुझे जो समझ आती है बात, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। में जो 42 पेपर चले गए, सर जो 41, आपने किस कानून के तहत कहा कि आप ये छोड़े, 15 दिन ले और फलां जमात में चले गए? 41 लोगों को ये ऑप्शन भी है उसमें कि वो ये लिख कर दे दें कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा था। कानून क्या कहता है? मुझे आजाद बंदे के जो हमारा कानून बना है, असेंबली ने बनाया है कि आपने 3 दिन में दूसरी जमात में। हम पूरे 5 प्रोग्राम आपके साथ बैठकर इस पर कर लेंगे। बस यही बात है कि आप ये राइट नहीं ले सकते, कानून बनाना असेंबली का ही काम है। आई एग्री, सुप्रीम कोर्ट भी राइट नहीं कर सकता सर, ये सॉवरेन राइट है। अलबत्ता नंबर कैसे पूरा होना है, उसका तरीका कार क्या है, वो तो मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं। हमने तस्वीर 2/3 अक्सरियत जब होती है उसके लिए अगर कोई कानून पास होता है उसको कानून पास होगा, वो कानून इजाजत देता है। 2/3 अक्सरियत हम कैसे पूरे कर रहे थे? हुकूमत की जमातें जो उनका नंबर है 211,
और रहीम यार खान की सीट के बाद 212, 8 बंदे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, 4 बंदे आप मजीद कैसे करें? मैंने आपको फिर एक बात कही, सेनेट में आपका नंबर है 54, सेनेट में आपका सर दूसरा भी सवाल, सेनेट में आपका नंबर है 54, 5 बंदे मौलाना फजलुर रहमान के, 3 बंदे एमएल वली खान साहब की पार्टी के, 2 मजीद लोग आप कहां से लाएंगे? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। सुने ना, देखें, आजाद बंदे जो हैं, आजाद बंदे हैं कि नहीं असेंबली में, अगर वो किसी दूसरी जमात में आके वोट देते हैं, या वो मुतमईन हो जाते हैं कि जो कानून बन रहा है ठीक है, हम इनका साथ दे रहे हैं, आपको नंबरिंग पूरी करनी है, 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। लंदन से तकरीर की, देखे ना, 2 तिहाई अक्सरियत जब हो जाएगी, नंबर पूरे हो जाएंगे, वो बिल पास होगा और जरूर पास होगा। और दूसरी बात, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद आप देखेंगे जब नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा। 2 मजीद मेहमान मौजूद हैं, मुझे सवाल करने की इजाजत दें। फैसल चौधरी साहब, 65 से 68 करना, रीजनिंग और लॉजिक क्या हो सकती है इसके पीछे कि 65 साल की उम्र के बाद भी किसी को रखा जाए 68 साल के बाद? 68 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, हेल्दी हो गया है हमारा माशरा, ये तमाम लोग बहुत बेहतर परफॉर्म करके मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेंगे 65 के बाद वाले। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो 68 की तजवीज़ है, ये जो है ना परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुई, और उस वक़्त जो है ये MMA के साथ 68 की गई थी। जजेस जो हैं, बहुत सारे जजेस उस पर, लेकिन जब ये निगोशिएट हुआ तो ये वापस 65 पे चले गई, तो उन सबको घर जाना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जजेस का काम जो है पाकिस्तान में, ख़ासकर हमारे साउथ एशिया में, वो बहुत हेक्टिक होता है, और जितना बर्डन उनके ऊपर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अदालती जो सारे हालात हैं, वाक़यात हैं, उनमें जो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है नहीं। तो एक आप भी देखते हैं, आप रोज़ाना कोर्ट्स, आप तो कोर्ट्स कवर भी करते रहे हैं, तो एक उम्र के बाद जो है वो जो लोग हैं वो उस तरह से एफिशिएंसी से काम नहीं करते। 68 ईयर्स आप सिर्फ ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपने ये एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान के फाइनेंसेस के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उसका एक जज कितने का पड़ता है? हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तकरीबन 35-40 लाख रुपए महीना में पड़ते हैं। उनके तनख्वाहें, उनके खर्चे और उनकी जो एवेल्यूएशन फिर आपको देखनी पड़ती है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो शायद ये बर्डन नहीं शेयर कर सकती कि इतना ज़्यादा जो है वो खर्चा हो। इसी तरह से जो मैंने अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान में अगर कहीं पर ज़रूरत है ज़्यादा जजेस लगाने की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉयर्स को लिया जा सकता है, और बार काउंसिल्स को इस पर गौर करना चाहिए। पेंडेंसी को कम करने के लिए नीचे की कोर्ट्स में आपको दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं, वहाँ पे पेंशन नहीं होती। पेंशन का बिल जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया हो, वहाँ पे जो इकॉनमीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो पेंशन्स का है कि पेंशन्स के जो बिल हैं वो GDP से भी बाज़ ममालिक के बढ़ गए। हमारे यहाँ पे हम तो ऑलरेडी जो काम करते हैं वो IMF की ट्रॉच अगर नहीं आएगी तो हम लोग तो बिल्कुल ही हैंडी हो जाएंगे, यानी पंजाबी में कहते हैं अथल हो जाएंगे। सो इशू ये है कि हमारे यहाँ पे तो वसाइल भी नहीं उतने। तो जजेस की जो इस वक्त ख़ासकर अगर आप किसी शख्सियत को सामने रख के देखिए, कानून साजी करने की जो तरीक़ेकार है, हुकूमत की नीयत के ऊपर भरपूर शक इस वक्त अवाम को भी है, वकला को भी है। इस वक्त जो वहाँ पे सबसे पहले माहौल भी तो हुकूमत ने नहीं बनाया। देखिए, जो इस वक्त हुकूमत तो सबसे बेसिक काम ये होता है, देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उस ग्रोह की जो कि हुकूमत में मौजूद होता है। छुपाया सीक्रेसी, रात के अंधेरे में, फिर उनके पास अपना भी जो है वो नहीं था, मुसवदा हुकूमत के पास भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आती है कि इतनी सीक्रेट रख के आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की क्या करें। 5-10 दिनों के बाद बच्चों कह रहे हैं कि वो दोबारा आएगा, आ जाए बिल, लेकिन अगर वो यही बिल आया तो देखिए इसका प्रॉब्लम होगा। सही, इस वक्त बहुत कम रह गया। मुझे खोसा साहब रात का अंधेरा क्या, छुपा के तो हर चीज ओपन है, डिबेट हो रही है, अपोजिशन बैठी है, हुकूमत बैठी है। उसका तरीकेकार ये होता है ना, देखिए अगर आपके पहले जो लॉ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, अगर वो ड्राफ्ट जो है मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वहां पे शेयर होता, वही आप ड्राफ्ट जो है अपोजिशन के साथ शेयर करते हैं, कमेटी में चला जाता। सर, आप बार एसोसिएशन के साथ करते हैं। साहब कोई कमेंट, तो रिस्पेक्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं, सॉरी शहबाज, आई एम टेकिंग योर टाइम,
तो अगर वहां पे चला जाता है तो फिर एक तरीकेकार होता है। तो यहाँ पे जो तरीकेकार भी अडॉप्ट किया गया वो भी गलत है, और जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अमेंडमेंट्स, उनके ऊपर भी फंडामेंटल एतराज़ात हैं। देखिए, एतराज आप कह रहे हैं कि रात के 12 बजे या कुछ ये चीज नहीं, उनकी हैयत ये था, ये था, मैं बात ये करता हूँ, सिस्टम है। मौलाना साहब खोसा साहब 65 से 68% स्पेसिफिक है, ये या अपोजिशन भी साथ बैठ के राय ये है कि आपकी जो अमेंडमेंट्स जो आप लाना चाह रहे हैं या किसी के कहने पर लाना चाह रहे हैं, उससे आइन, जमहूरियत और आवाम के कहने पर लाना चाह वक्त जो है रहे हैं। तासुर आपके खिलाफ ये है कि वक्त ये खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बेहतर नहीं है, भट्ट साहब, ज्यादा आप शहबाज खोसा साहब ये सवाल हम बात के लिए उठा रखते हैं, इसको पास करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अपोजिशन के साथ भी हम बैठे हैं, वक्त खत्म हो गया है। जी खोसा साहब ये सवाल बात के लिए उठा रखते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है या इन गुड नेशनल इंटरेस्ट ये तय किया गया कि 68 साल कर दी जाए, या किसी मखसूस शख्स को फायदा उठाने के इनको भी फायदा लिए ये सब कुछ कभी अगर ये चले 5 सेकंड में सर, 5 सेकंड में यस नो में जवाब दे दें। सीधा सीधा लिख देते कि ये काजी फायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस के तौर पर रखना सही। ऑन दिस नोट सर, थैंक यू सो मच। ऑन दिस नोट आई हैव टू क्लोज माय प्रोग्राम। नासिर भट्ट, फैसल चौधरी साहब, शहबाज खोसा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।